मेरा नाम ज़ोया है। मेरे पापा ने मेरा रिश्ता एक 14 साल के लड़के से दौलत के लालच में तय कर दिया। कहने लगी शादी के बाद सारी जायदाद अपने नाम करवाकर तलाक ले लेना। मैं भी लालच में आ गई और मान गई और मेरी शादी पापा के दोस्त के बेटे के साथ हो गई। शादी की रात जब वह कमरे में आया तो मैंने उसे अलग सोने के लिए कह दिया, क्योंकि मेरी नज़र में वह बच्चा ही था। लेकिन मैं जिसे बच्चा समझ रही थी, उसने तो कमरे में आते के साथ मुझे अपनी बाहों में भर लिया और पूरी रात। अंश मेरे पापा के दोस्त का बेटा था, जिसकी उम्र उस समय 10 साल थी। जब वह हमारे घर रहने आया था, अंश के मम्मी पापा की एक हादसे में मौत हो गई थी। उनकी मौत के बाद मेरे पापा उसे गांव से शहर हमेशा के लिए अपने घर ले आए। अंश का इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए मेरे पापा के पास दूसरा कोई चारा नहीं था कि वह अंश को अपने पास ले आते। अंश के पापा, मैं और मेरे पापा में भाइयों जैसी मोहब्बत थी। दोनों आपस में सगे भाइयों की तरह ही रहते थे। मेरी उम्र उस समय 18 साल थी। जब अंश हमारे घर आया था, उस वक्त वो रो रहा था। उसको अपने माँ बाप से बिछड़ने का सदमा बहुत बड़ा था। उसने अपने माँ बाप को खोया था। मैं उसे छोटे भाई की तरह समझती थी, इसलिए उसको इस गम के मौके पर उसे गले लगाकर तसल्ली देने लगती। उसके आंसू पोंछती, उसे कहती कि तुम मेरी माँ को अपनी माँ समझ लेना। जब वह अपनी माँ को याद करके सिसकियाँ भर भर के मम्मी मम्मी पुकारता था, तो मेरा और मेरी माँ का दिल फट जाता। मेरी माँ भी उसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन वह धीरे धीरे मुझसे बहुत ज़्यादा अटैच होने लगा। घंटों मुझसे अपनी माँ की बातें करता, अपने पापा की बातें करता। अंश के पापा ने सारी जायदाद उसके नाम पर कर रखी थी, इसलिए ज़मीन के पैसे उसके पास आते रहते थे और उन पैसों से उनके खर्चों के साथ साथ हमारे खर्च भी उन्हीं पैसों से पूरे होने लगे थे। मेरे पापा का कारोबार बहुत छोटा सा था। हम मुश्किल से ही अपनी ज़रूरत को पूरा कर पाते थे, लेकिन अब तो हमारे घर में हर ऐशो आराम होने लगा था, क्योंकि अब अंश का सारा पैसा मेरे पापा के पास आने लगा था। अंश अक्सर शाम को मुझे कहता कि मैं उसके साथ आंख मिचोली खेला करूं, कंचे खेला करूं। मैं भी उसका जी बहलाने के लिए उसके साथ कंचे खेलने लगती। वह मुझसे ही पढ़ने लगा था। मैं भी अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। मुझे तो जैसे एक छोटा भाई मिल गया था, लेकिन मैं भूल गई थी कि सगा भाई ही अपना भाई होता है। मुंह बोले भाई भाई नहीं बन जाता। मैं उस समय बीए की आखिरी साल में थी। कॉलेज कभी कभी ही जाती थी, घर पर ही पढ़ लिया करती थी। खाने की जिम्मेदारी मेरी माँ ने मेरे ऊपर डाल रखी थी, इसलिए स्कूल से आते ही वह सीधा किचन में चला आता। मैं उस वक्त उसके लिए रोटी बना रही होती। वह आते ही मेरे गले में बाहें डाल देता और कहता जोया जी। वह मुझे जोया जी ही कहता था। वह कहने लगा, आज क्या बनाया है आपने मेरे लिए? वह बड़े लाड़ से पूछता। मैं उसे कहती, पहले अपने कमरे में जाओ और नहा धोकर फ्रेश होकर आओ। तुम तो सीधे किचन में चले आते हो। मेरी बात पर वह मुझे गौर से देखते हुए कहने लगता, इसलिए कि स्कूल से आने के बाद मुझे सबसे पहले आपको देखने की ख्वाहिश होती है। जितना समय स्कूल में रहता हूँ, मेरा दिल आपको देखने के लिए बेचैन रहता है। मैं ही जानता हूँ स्कूल का समय में आपके बगैर कैसे गुजारता हूँ। आपको क्या पता आप मेरे लिए क्या हैं। मुझे लगा शायद वो मुझसे इसलिए इतनी मोहब्बत करने लगा था कि उसके हर गम में मैंने उसके आंसू पूछे थे। 3 साल हो चुके थे उसे हमारे घर में रहते हुए। अब तो वह 10वीं क्लास में भी आ चुका था, इसलिए उसे शायद मेरी आदत सी लग गई थी। सच तो यह था, मेरा भी दिल उसके बगैर नहीं लगता था, लेकिन मैं तो उसे अपने छोटे भाई की तरह ही समझती थी। लेकिन मुझे उसकी मोहब्बत की शिद्दत का अंदाज़ा उस समय हुआ जब मेरी माँ की सहेली का बेटा हमारे घर कुछ दिन रुकने के लिए आया था। वह अपनी जॉब के सिलसिले में दिल्ली शहर आया हुआ था और मेरी माँ ने उसे घर पर ही रोक लिया था कि जब तक तुम्हें तुम्हारे मन का कमरा नहीं मिल जाता, तुम हमारे घर पर ही रुक जाओ। मम्मी की सहेली के घर मेरा बचपन से ही आना जाना था और मम्मी की सहेली का बेटा निखिल भी मेरे घर आता जाता था। बचपन से ही हमारी अच्छी खासी दोस्ती थी। मेरी माँ ने और माँ की सहेली वनीता आंटी ने मिलकर हम दोनों के रिश्ते की बात भी बचपन में ही तय कर रखी थी और इन बात का पता मुझे और निखिल को भी था, इसलिए एक दूसरे के लिए हम वैसे ही जज्बात रखते थे। उसकी नौकरी लगी तो बहुत खुश था। कहने लगा, आंटी जी मुझे एक छोटा सा फ्लैट मिल गया है, अब मैं अपने फ्लैट में शिफ्ट हो जाऊंगा। जिस दिन उसकी नौकरी लगी थी, दूसरे शहर से उसकी माँ और उसकी बहन भी आई थी हमारे घर मिठाई के डिब्बे के साथ। वह सब लोग आए थे। मैं उन लोगों के स्वागत के लिए किचन में खड़ी चाय का इंतज़ाम कर रही थी। अंश भी किचन में खड़ा मेरी मदद कर रहा था। मैं चाय बना रही थी और वह पकौड़े बनाने के लिए आलू काट रहा था। बाकी सब चीज़ें मैं तैयार करके रखी हुई थी। आज सब कुछ मैंने निखिल की पसंद का बनाया था। मैं अंश से ही बात कर रही थी
कि जब निखिल मिठाई लेकर किचन में ही आ गया। उसे देखकर मेरी नज़रें खुद ब खुद शर्म से झुकने लगती थी, चेहरा गुलाबी होने लगता। उसने मिठाई का डिब्बा मेरे सामने किया, कहने लगा, तुमने मुझे मुबारकबाद नहीं दी। मैंने डिब्बे में से मिठाई उठाने लगी तो निखिल ने मिठाई का डब्बा पीछे कर लिया, फिर उसमें से एक बर्फ़ी उठाकर मेरे मुंह के करीब कर दी। कहने लगा, मेरे हाथ से खाओ, मुझे अच्छा लगेगा। आज तो वैसे भी मम्मी तुम्हारी माँ से बहुत ही ख़ास बात करने आई है। निखिल की बात पर मैं शर्माने पर मजबूर हुई थी। मैंने थोड़ी सी बर्फ़ी उसके हाथ से लेकर खाई थी और फिर मैं कप में चाय डालने लगी, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि अंश को निखिल की बातें और यह व्यवहार बुरा लग जाएगा। निखिल मेरे पास ही टेक लगाए खड़ा मुझे देख रहा था। कहने लगा, जोया, पूछोगी नहीं कि मम्मी क्या ख़ास काम के लिए आई है? मैं जानती थी निखिल को बस अपनी जॉब लगने का इंतज़ार था। यकीनन अब बात शादी की ही होगी, लेकिन मैं अनजान सी बन गई। निखिल की नज़रें मेरे दिल की धड़कनें बढ़ाने लगी थी। मैंने पूछा, किस खास काम के लिए आई है? निखिल मुस्कुराने लगा, कहने लगा, तुम्हें हमेशा के लिए अपना बनाने के लिए पता है जोया। मैंने नौकरी लगते ही माँ से कह दिया था कि आप मेरे सब्र का इम्तिहान ना ले, मेरी जोया को मेरे घर लाने का इंतज़ाम करे। निखिल की खुशी अपनी चरम पर थी जब अंश के चिल्लाने की आवाज़ पर हम दोनों ही अपने होश की दुनिया से वापस आए थे। आलू काटते काटते अंश ने अपनी उंगली काट ली थी और उसे अब खून बह रहा था। वह अपने हाथ को दबाए चिल्लाने लगा। मैं और निखिल उसके पास गए। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। जख्म बहुत गहरा था, उसके हाथ से काफ़ी ज़्यादा खून बह रहा था। उसकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। निखिल ने अंश का हाथ मेरे हाथ से पकड़ लिया। इसका हाथ काफ़ी कट गया है, तुम भी ना जोया, क्या ज़रूरत थी बच्चे से यह काम करवाने की? जाओ जाकर बैंडेज लेकर आओ। निखिल को भी अंश के कटे हाथ को देखकर दुख हो रहा था। अंश मुंह बंद किए बस अपने दर्द को बर्दाश्त कर रहा था। बस मैं तो उसका हाथ देखकर ही बौखला से गई थी, इसलिए तेजी से किचन से निकलकर मम्मी के कमरे में चली गई और बैंडेज उठा लाई। मेरी माँ और वनीता आंटी दोनों ही अंश के लिए परेशान होने लगे। वो रोए जा रहा था। मैंने कहा, दर्द हो रहा है। अंश को रोता हुआ देखकर मेरी आंखें भी नम हो चुकी थी। मुझे परेशान देखकर बोला कि हाँ, बहुत दर्द हो रहा है, इतना कि सहा नहीं जा रहा। पता नहीं उसके शब्दों में क्या था कि कुछ पल के लिए मुझे खामोश कर गया था। सभी का अंश में लगी जख्म की तरफ ध्यान था। ना ठीक से किसी ने कुछ खाया था, ना ही मेरी होने वाली सास ने कोई बात की थी। निखिल की माँ जाने से पहले कहने लगी कि मैं एक बहुत ख़ास काम से आई थी, लेकिन अंश की तकलीफ़ में तो सारी सूझबूझ ही ख़त्म कर दी। लेकिन अगली बार सारी रस्मों के साथ जोया को निखिल के नाम की अंगूठी पहनाने आऊँगी। मुझे उस वक्त इस बात को लेकर ज़रा भी खुशी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि मेरा सारा ध्यान अंश के कटे हाथ की तरफ था। निखिल की माँ और उसकी बहन चली गई थी। जब पापा घर आए तो अंश को फौरन डॉक्टर के पास लेकर गए। रात का खाना अंश ने मेरे हाथ से खाया था। न जाने क्यों उसकी नज़रें लगातार मेरे ऊपर ही जमी हुई थी। वह एकटक मुझे ही देख रहा था। पहली बार न जाने क्यों मुझे उसकी नज़रों से ओझल हुई थी। पहली बार जी चाहा कि वह मुझसे अपनी नज़रें हटा ले। मैं नहीं जानती थी कि उसकी नज़रों में क्या था, लेकिन मैं एक उलझन का शिकार हो रही थी। और उसके बाद तो यह सिलसिला चालू सा होने लगा था। अंश की बातें मुझे अजीब सी उलझन में डाल देती थी। मुझसे कहता, जोया जी, दुआ करेंगे मैं जल्दी से बड़ा हो जाऊं। मैं उसकी बात सुनकर हैरत से मुस्कुराने लगी। मैंने कहा, तुम बड़े होकर क्या करोगे? कहने लगा, अपने पापा का सारा काम संभाल लूँगा, बहुत सारा पैसा कमाऊँगा, निखिल भाई से भी ज़्यादा। और फिर यह कहकर वो चुप हो गया। मैंने कहा, और फिर क्या? वह कहने लगा, बताऊँगा कभी। आपको पहले मुझे यह बताएं कि आपको निखिल भाई और मुझ में कौन ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके सवाल ने मुझे मुश्किल में डाल दिया था। मैं कैसे अपने मुंह से निखिल का नाम ले सकती थी? मेरी और निखिल की कोई लव मैरिज नहीं हो रही थी, बल्कि हमारी अरेंज मैरिज ही थी। और जिस माहौल में मैंने परवरिश पाई थी, ऐसे ही मुंह उठाकर मैं अपने होने वाले पति का नाम नहीं ले सकती थी। मैंने कहा, अंश, यह कैसा सवाल है? तुम मेरे लिए छोटे भाई जैसे हो और निखिल मंगेतर है मेरा। लेकिन वह जीत पर अड़ा हुआ था। कहने लगा कि मुझे बताओ कि हम दोनों में से आपको सबसे ज़्यादा कौन पसंद है। मैं उसके सामने निखिल का नाम नहीं ले सकती थी, इसलिए कह दिया कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगते हो, निखिल से भी ज़्यादा। यह बात मैंने ऐसे ही मजाक में कही थी, जैसे कोई बड़ी बहन छोटे भाई से कहती है उसका मन बहलाने के लिए। मेरी बात सुनकर उसका चेहरा खिल उठा। कहने लगा, मैं जानता था जब मैं आपको इतना चाहता हूँ तो कैसे मुमकिन है आपको मुझसे मोहब्बत ना हो। उसकी बात मुझे इतनी बुरी नहीं लगी थी जितनी उसकी नज़रों की बेबाकी ने मुझे हाँ बोलने पर मजबूर कर दिया था। मैंने हमेशा उसे छोटा बच्चा ही समझा था, इसलिए उसके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती थी।
अंश ने 10वीं क्लास बहुत अच्छे नंबरों से पास की थी। निखिल की माँ इस बार मेरे लिए मंगनी का सारा सामान लेकर आई थी। हमारे घर में ही एक छोटा सा फंक्शन रखा गया था। मेरी सहेलियों ने मुझे तैयार भी बहुत अच्छा किया था, लेकिन न जाने क्यों अंश चुप था। मंगनी की रस्म घर पर ही की गई थी। तैयार होकर अंश की तरफ देखी तो वह भी मुझे टकटकी बांधे देखता रहा। मेरी नज़र भी बार बार उस पर उठ रही थी। उसकी आंखें न जाने क्यों नम सी होने लगी थी। और जब निखिल ने मुझे अंगूठी पहनाने के लिए मेरा हाथ थामा तो अंश तेजी से वहां से चला गया। मैं जानती थी उसे मेरे जाने का दुख है। मंगनी हो रही थी और 1 साल बाद शादी भी थी, इसलिए अंश उदास हो रहा था। लेकिन मैं भी क्या कर सकती थी, शादी तो मेरी एक न एक दिन होनी ही थी। निखिल आज बेहद खुश था। मेरे कान के करीब होकर सरगोशी करने लगा कि जितनी तुम आज खूबसूरत लग रही हो, क्या ख्याल है मंगनी के बजाय सीधा शादी कर लेते हैं, 7 फेरे ले लेते हैं। कसम से जोया, आज तो नींद आना मुश्किल है। उसके खुमार भरे शब्दों को सुनकर मेरे गाल शर्म से लाल हुए थे। मेरा चेहरा खुद ब खुद शर्म से झुक गया था। मुझे निखिल अच्छा तो लगता था, लेकिन उसकी इजहार मोहब्बत ने मेरे अंदर हलचल सी मचानी शुरू कर दी थी। मेहमान जा चुके थे। जब निखिल की फैमिली जाने लगी तो निखिल की बहन ने मुझे अलग से गिफ्ट पैक दिया। कहने लगी, निखिल भाई तो आपका दीवाना हो गया है, उसका तो बस नहीं चलता, क्या कुछ आपके लिए ना खरीद ले। यह भी उसने ही दिया है। आपके लिए गोल्ड की चैन है जिस पर निखिल लिखा है। कहा है मुझे कि जोया से कहना हर वक्त इसे पहन कर रखे। मैंने शर्माते हुए अपनी नंद से वो पैकेट लेकर अपने कमरे में आ गई। वह लोग जा चुके थे। मैं बहुत खुश थी। वह चैन भी अपने गले में पहन ली। एक लड़के के लिए शायद बहुत खुशनसीबी की बात होती है कि उसका पति उसे इस कदर चाहता हो। अभी मैं चैन अपने गले में देख रही थी जब निखिल की कॉल आने लगी। मैंने मुस्कुराकर उसका फ़ोन उठाया था। अब तो निखिल की बातें मेरा चैन चुराने लगी थी। वह अपनी बेकरारी का जिक्र मुझसे करने लगा था। उसकी बातों का जादू था कि मैं अंश को नज़रअंदाज कर गई थी। हालांकि मैं जानती थी वह अपने कमरे में बैठा रो रहा होगा, लेकिन इस वक्त मुझे निखिल की बातों में दिलचस्पी थी। निखिल कहने लगा, मुझसे ये सब्र का इम्तिहान नहीं दिया जाता। वो अपनी माँ से कहने लगा कि कुछ महीने बाद ही शादी की तारीख रख लेते हैं, वरना मैं जोया को कहीं भगा ले जाऊंगा। अभी मैं निखिल से बात कर ही रही थी कि मुझे शोर की आवाज़ सुनाई दी थी। कांच के टूटने की आवाज़ें आने लगी। मैंने फौरन से फ़ोन बंद किया और कमरे से बाहर आ गई। शोर अंश के कमरे से आ रहा था। मम्मी पापा भी मंगनी के फंक्शन से थके हुए थे और अपने कमरे में सो चुके थे। अब अंश के कमरे का शोर सुनकर वह भी लॉन्च में आ गए थे। मेरे पापा ने अंश का दरवाजा बजाना शुरू कर दिया, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला बल्कि चीख चीख कर रो रहा था। अपने कमरे में मौजूद कांच की चीज़ों को पटक पटक कर तोड़ रहा था। कह रहा था, मैं आज खुद को ख़त्म कर लूँगा। आप लोग मेरी जोया जी को मुझसे जुदा कर दोगे। यह सुनकर तो मेरी रंग उड़ चुकी थी कि कहीं वो खुद को कुछ कर न बैठे। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने उसे अपनी कसम देकर कहा कि दरवाज़ा खोलो। कहने लगा, नहीं खोलूँगा, आपको मुझसे प्यार ही नहीं है, तभी तो मुझे छोड़कर जा रही हो। जब मैं मर जाऊँगा तो शौक़ से शादी कर लीजिएगा। उसकी बातें और जुनून देखकर मेरे होश उड़ गए थे। मम्मी पापा भी हैरान परेशान खड़े थे। मैं अभी भी यही समझ रही थी कि उसे मेरे दूर जाने का दुख है, कि मेरे बाद वह अकेला हो जाएगा। उसे एक दोस्त, एक बहन की ज़रूरत थी, लेकिन मैं गलत थी। यह जुनून, यह मोहब्बत भाई बहन या दोस्त वाली नहीं थी, बल्कि यह जुनून कुछ और ही था। वह अंदर से चिल्लाकर बोला था, सारी दुनिया को आग लगा दूंगा, खुद को ख़त्म कर लूँगा, नहीं जीना मुझे अपने जोया जी के बगैर। उसकी बातें सुनकर मेरी माँ भी रोने लगी थी। उसके जुनून का यह रंग हमने आज पहली बार देखा था। सबकी जान पर बन गई थी कि कहीं खुद को नुकसान न पहुँचा ले। मैं रोने लगी। मैंने कहा, तुम्हें मेरी कसम है, तुम खुद को कुछ नहीं करोगे। दरवाज़ा खोलो। अंश मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वह इस तरह का कोई कदम भी उठा सकता है। मैंने हाथ जोड़कर रोते हुए उसकी विनती की थी, तब जाकर उसने दरवाज़ा खोला था। वह बुरी तरह से रो रहा था, आंखें लाल हो रही थी। अचानक ही वह मेरे गले लग गया, मुझे अपने पास खींच कर बैठा दिया और ऐसा पकड़े रहा कि अगर वह मुझे छोड़ देगा तो कहीं मैं भाग जाऊंगी। उसका दिल इस वक्त तेजी से धड़क रहा था। कहने लगा, उतार कर फेंक दे यह अंगूठी। वह आदमी होता कौन है आपसे शादी करने वाला? किसी छोटे बच्चों की तरह फूट फूट कर मेरे साथ गले लग रो रहा था। मेरी माँ आगे आई और अंश को मुझसे दूर किया और अपने साथ गले लगा लिया। वह माँ के साथ गले मिलकर रो रहा था। कहने लगा, भगवान के लिए आंटी जी, मुझे इतना बड़ा दुख मत दे। मेरे माँ बाप को तो भगवान ने मुझसे छीन लिया है, मेरी जोया को मत छीने। माँ उसके पीठ को सहलाने लगी और मुझे अपने कमरे में जाने का इशारा कर दिया। मैं वापस अपने कमरे में चली गई। मैं तो इस कदर परेशान थी कि बता नहीं सकती थी। हो क्या गया था अंश को? क्यों इस तरह से
रिएक्ट कर रहा था। अभी मैं इसी उलझन में थी कि मेरा मोबाइल बजने लगा। मैंने फ़ोन देखा तो निखिल की कॉल थी। मैं इस वक्त इतनी दिमागी उलझन का शिकार थी कि निखिल से कोई रोमांटिक बात नहीं कर सकती थी। मैंने यही सोचा कि उससे कह दूं कि मुझे नींद आ रही है, किसी और दिन बात करूंगी। लेकिन मेरे फ़ोन उठाते ही वह भड़क उठा। कहने लगा, कब से तुम्हें लगातार फ़ोन कर रहा हूँ। अचानक से फ़ोन बंद करके कहाँ चली गई थी। पहली बार उसके कहने का अंदाज इतना सख्त था। मैं उसे क्या बताती कि मैं किस उलझन में फंसी हुई थी। मैंने कहा मम्मी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी। मुझे उससे झूठ बोलना पड़ा। यही बहाना मुझे इस वक्त सही लगा था। यह सुनकर निखिल चुप हो गया। फिर अपने रवैये पर माफ़ी भी मांगने लगा और माँ की खैरियत भी पूछने लगा। मुझे फिर से प्यार भरी बातें करने लगा, लेकिन मैं दिमागी तौर पर परेशान हो चुकी थी। एक तरफ निखिल जल्द शादी पर अड़ा हुआ था, दूसरी तरफ अंश इस सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार न था। मैं हमेशा उसके पास नहीं रह सकती थी। आखिर मुझे कभी न कभी तो शादी करनी ही थी। सच तो यह था कि मैं भी निखिल से बेहद मोहब्बत करने लगी थी। बंधन ही कुछ ऐसा था। मेरा मंगेतर था, फिर मुझे चाहता भी बहुत था। कैसे मुमकिन था मेरे दिल में उसके लिए जज्बात न बदलते। रात को अब कई कई घंटे अंश मुझे अपने पास बिठा कर रखता, बेफिजूल से इधर उधर के किस्से सुनाता रहता कि कहीं मैं कमरे में उठकर जल्दी न चली जाऊं। शायद वह जानता था कि निखिल रात को मुझसे बात करता है। मैं बार बार घड़ी देखती रहती और उसे सोने का कहती रहती, और जब अंश से जान छुड़ाकर जैसे तैसे कमरे में आती तो निखिल की कई मिस कॉल देखकर परेशान हो जाती। रोज रोज मैं निखिल को क्या बहाने बना सकती थी। एक बार निखिल कहने लगा, तुम मुझे नखरे दिखाने लगी हो, तुम्हें मुझसे मोहब्बत ही नहीं है। मैं पूरा दिन ऑफिस से थका हारा आता हूँ, रात को कुछ देर तुमसे बात करना चाहता हूँ और तुम रात के 1-1 बजे तक मेरा फ़ोन नहीं उठाती हो। चाहती क्या हो तुम? निखिल मुझसे अब बदगुमान सा होने लगा था। मैंने डरते हुए उसे बता दिया कि मैं अंश के पास होती हूँ। जब तक उसके मम्मी पापा की मौत हुई है वह मुझे कुछ ज़्यादा ही अटैच है। जब तक मुझसे बात ना कर ले सोता नहीं है। मुझे लगा निखिल मेरी बात को समझेगा, लेकिन वो तो मुझ पर ही गुस्सा करने लगा। कहने लगा, तुम्हारा रात के समय अंश के कमरे में क्या काम है? मैंने कहा, क्या हो गया है आपको? निखिल छोटा बच्चा है, वो मुझे बड़ी बहन समझता है। वह कहने लगा, इतना भी छोटा नहीं है, 2 महीने के बाद 15 साल का हो जाएगा। बस आज के बाद तुम उसके कमरे में नहीं जाओगी। मैंने जैसे तैसे करके निखिल का मूड ठीक किया था। कुछ दिन बाद ही एक ऐसा हादसा हमारे साथ पेश आया कि मेरी ज़िंदगी ही बदल कर रह गई। मेरी शादी की तारीख पक्की हो गई थी और 15 दिन बाद ही मेरी शादी थी कि निखिल का एक्सीडेंट हो गया। उसकी एक टांग बुरी तरह फ्रैक्चर हो गई थी और उस पर प्लास्टर चढ़ चुका था। टांग की हड्डी टूट चुकी थी और मेरा रो रो कर बुरा हाल था। उस वक्त अंश था जो मेरे आंसू साफ कर रहा था। मेरी शादी भी धरी की धरी रह गई थी। यहाँ तक कि निखिल की नौकरी भी छूट गई थी। पापा के काम का सिलसिला भी ख़त्म हो गया था। जब से अंश के पापा की ज़मीनों के पैसे आने लगे थे, पापा ने अपने काम पर ध्यान देना छोड़ दिया था। निखिल की टांग का ऑपरेशन करवाना बहुत ज़रूरी था, लेकिन निखिल के हालात ऐसे न थे। फिर पापा ने सोचा कि अगर अंश अपनी ज़मीनों का कुछ हिस्सा बेच दे तो उसे निखिल का ऑपरेशन भी हो जाएगा और मेरी शादी भी। लेकिन मसला यह था कि वह 18 साल का नहीं था। लेकिन अगर उसकी शादी किसी 18 साल की लड़की से हो जाती तो वसीयत के मुताबिक वह लड़की अंश के जायदाद के मालिक बन जाती और अंश की इजाज़त के बगैर भी प्रॉपर्टी बेच सकती थी। इसलिए जब यह बात मुझसे मेरी माँ ने कही तो मैं हैरत के समंदर में गोते खा रही थी। मैंने कहा, माँ आप यह क्या कह रही हैं? मैं उसे भाई समझती हूँ, ऐसा हरगिज नहीं कर सकती मैं। मम्मी ने कहा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। निखिल का ऑपरेशन बहुत ज़रूरी है जिस पर लाखों रुपए चाहिए। अगर समय से निखिल का ऑपरेशन नहीं हुआ तो उसकी टांग खराब हो सकती है और डॉक्टर को टांग काटनी भी पड़ सकती है। मैंने कहा, अंश भी मुझे अपनी बहन समझता है, वह कभी भी मुझसे शादी के लिए राजी नहीं होगा। आप क्यों हमारा इम्तिहान ले रहे हैं? और फिर मैं अंश से पूरे 7 साल बड़ी हूँ। मम्मी कहने लगी, बस कागजी शादी करनी है, उसके बाद तुम्हारी विदाई करके तुम्हें दूर नहीं भेजना। सिर्फ शादी के पेपर पर साइन करने हैं जिससे कि वकील को दिखा सकें कि तुम और अंश पति पत्नी हो। उसके बाद तुम्हें पावर ऑफ अटर्नी मिल जाएगी तो हमारे सारे प्रॉब्लम हल हो जाएंगे। मैंने कहा, निखिल कभी भी यह बर्दाश्त नहीं करेगा। मम्मी कहने लगी, वह खुद बहुत मजबूर है, उसे सब बता दिया है और उसे इस बात पर कोई ऐतराज नहीं है। मैं हैरान थी कि वह तो मुझे अंश के करीब नहीं होने देता था, अब कैसे उसने अंश से शादी के लिए मान लिया था।
मुझे यह सब अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मैं हालात की नज़ाकत को देखते हुए खामोश हो गई। मैं सोचने लगी, अंश भी मुझसे मजबूरी शादी कर रहा होगा। इस वक्त वह 15 साल का था और मैं 23 साल की। अंश के साथ शादी मैंने बहुत ही सादगी से की थी, क्योंकि यह सिर्फ कागजी शादी थी, इसके अलावा और कुछ नहीं। लेकिन शादी के तीसरे दिन ही अंश मुझसे कहने लगा, जोया जी तैयारी कर लो, हम गांव जा रहे हैं। मैंने कहा, गांव क्या करने? वह कहने लगा, जमीनों का काम तो वहीं जाकर होगा ना। मेरे पापा भी गांव जाने को तैयार थे, ताकि अंश का सब कुछ मेरे नाम लग जाए और जमीनों का कुछ हिस्सा बेचकर निखिल का ऑपरेशन करा सके। लेकिन अंश ने मना कर दिया। कहने लगा, अंकल जी बस कुछ दिन की बात है, वकील से पेपर तैयार कराने पड़ेंगे तो हम साइन कर देंगे। आप वहाँ जाकर क्या करेंगे? यहाँ शहर के मुकाबले गाँव में बहुत सर्दी है और आप तो वैसे भी मौसम की पकड़ में जल्दी आ जाते हैं। यह बात सच भी थी, इसलिए मैंने भी अपने माँ बाप को मना कर दिया। अंश मुझे अपने साथ लेकर गांव अकेले ही आ गया था। 15 घंटे का थका देने वाला सफ़र करके मैं गांव पहुंची थी। अंश की हवेली बहुत बड़ी थी, जिसे उसने अपने माली से कहकर खुलवा दिया था और उसकी साफ सफाई भी करवा दी थी। मेरा थकान से बुरा हाल था, मैं सोना चाहती थी, लेकिन अंश ने मुझे एक फैंसी और बहुत ही महंगी साड़ी निकाल कर दी। कहने लगा, इसे पहन लो, मेरे गांव के कुछ जान पहचान वाले तुमसे मिलने आने वाले हैं, वह मेरी दुल्हन को देखना चाहते हैं। उसके कहने पर मैंने वह साड़ी पहन ली। उसके आस पड़ोस और उसके कुछ दोस्त और बहुत से गांव वाले मिलने आए थे। रात तक मैं थकान और नींद से बेहाल हो चुकी थी, इसलिए अपने कमरे में चली गई। मेरा इरादा आराम करने का था, इसलिए जैसे ही मैंने अलमारी से अपना सादा सा सूट निकाला, मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला था। अंश मेरे कमरे में दाखिल हुआ और कमरे का दरवाज़ा भी बंद कर दिया। मैं तो उसकी इस हरकत पर ठीक से हैरान भी नहीं हो पाई थी। जब मेरे बिल्कुल पास पहुंच गया, मेरे हाथ से वह नाइट सूट पकड़कर वापस अलमारी में रख दिया। कहने लगा, इतनी भी जल्दी क्या है जोया? पहली बार उसने मुझे सिर्फ मेरे नाम से पुकारा था। मैंने कहा, अंश मैं थक चुकी हूँ, मैं सोना चाहती हूँ। मेरी बात पर वो मुस्कुराने लगा। कहने लगा, ऐसे कैसे सोच सकती हो तुम? मुझे तुमसे आज बहुत सारी बातें करनी है। यह बताना है मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। मेरा हाथ बड़े प्यार से पकड़े वह कह रहा था और फिर मुझे बेड पर ले जाकर बैठा दिया। उसके बदले तेवर देखकर मेरा दिल धड़कना भूल गया था। मैंने कहा, तुम जाओ यहाँ से। अंश, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन उस पर तो जैसे मेरी किसी बात का कोई असर ना हुआ। कहने लगा, इस रात का मैंने बड़ी बेचैनी से इंतज़ार किया है। कैसे मुमकिन है मैं आपको छोड़कर चला जाऊं? शादी की है मैंने आपसे, 7 फेरे लिए हैं आपके साथ। मुझे मेरा हक चाहिए। यह कहकर उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। उसकी गरम गरम सांसें मेरे चेहरे पर पड़ने लगी थी। मुझे अपना आप जलता हुआ महसूस हो रहा था। उसकी बाहों से निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह मुझे मजबूती से पकड़े हुए था। मैंने कहा, तुम जानते हो यह शादी मेरी मजबूरी थी। मैं निखिल से मेरी बाकी की बात उसने मेरे मुंह पर हाथ रखकर पूरी होने से पहले रोक दी थी। कहने लगा, मेरी पत्नी हो तुम, तुम्हारे मुंह से अब मैं किसी गैर मर्द का नाम ना सुनूं। यह कहकर वह मुझे बेड पर धक्का देकर लेटा चुका था और मेरे ऊपर से साड़ी का पल्लू भी हटा चुका था। कहने लगा, जोया मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, इस बात का अंदाज़ा तुम्हें नहीं है। भूल जाओ निखिल को, इतनी मोहब्बत दूंगा कि तुमसे संभाली नहीं जाएगी। जब पहली बार तुम्हारे घर गया था और तुमने मुझे तसल्ली दी थी, मुझे गले लगाया था, तभी से तुमसे मोहब्बत कर बैठा था। उसकी मजबूत बाहों ने मुझे कहीं निकलने नहीं दिया था। मेरी आंखों से बेबसी के आंसू टपक पड़े थे। सुबह मैं अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी, जिसे आज तक मैं बच्चा समझकर प्यार करती रही, उसकी बेवकूफ़ियों को बच्चा समझकर नज़रअंदाज करती रही। वह मुझे बहन समझता ही नहीं था। वह जब से हमारे घर आया था, मेरी मोहब्बत को गलत अंदाज से ले रहा था। उसकी मोहब्बत मेरे लिए वह जज्बात रखती जो एक आम मर्द किसी औरत के लिए रखता है। रात भर में उसने मुझे यह अच्छी तरह समझा दिया था कि वह मेरा क्या लगता है। उसने अपना हाथ जानबूझकर काटा था ताकि निखिल मुझसे दूर रहे। मेरी मंगनी पर हंगामा भी उसने किया था। मुझे निखिल से दूर रखने के लिए वह मुझे अपने पास बहाने से बिठाए रखता, यहाँ तक कि निखिल से बात ना कर सको। निखिल का एक्सीडेंट भी उसी ने करवाया था। मैं जानता था मेरे पापा के पास कुछ नहीं है और निखिल भी नौकरी के बगैर खाली हाथ है, इसलिए मेरे माँ बाप उसी से जायदाद के लालच में मेरी शादी करा देंगे। वो मुझसे कह चुका था,
अब वह वापस शहर नहीं जाएगा, ना ही अपना कुछ भी मेरे नाम करेगा। यह उसकी पत्नी हो, वह मुझसे मोहब्बत करता है, इसलिए मुझे उसके साथ ही रहना है। जो रिश्ता वह मेरे साथ बना चुका था, निखिल तो मुझे अब कभी भी स्वीकार नहीं करता। अंश कहने लगा, कसूर तुम्हारा भी है जोया। क्या तुमने मुझे कभी भी अपने करीब आने से मना नहीं किया? मुझ पर कभी कोई पाबंदी नहीं लगाई, इसलिए मुमकिन ही नहीं था कि मैं आपको किसी और का होने देता। मैं रो रही थी इसलिए कि मैंने मोहब्बत सिर्फ निखिल से की थी, लेकिन रिश्ता अब मुझे अंश से निभाना था। अब यह सोच रही थी कि मैंने सिर्फ उससे हमदर्दी की थी, जो मुझे बहुत महंगी पड़ी थी। या शायद उसकी बात ठीक थी, वह इतना बच्चा भी नहीं था कि मैं उसे अपने इतने करीब आने दिया था। मैंने जब फ़ोन पर अपने पापा को सारी बात बताई तो वह भी हैरान रह गए थे। उन्होंने अंश से बात की और उसे बहुत बुरा भला कहा। कहने लगे, तुम हमारे एहसानों को भूल गए। जब तुम्हारा कोई नहीं था तो हमने तुम्हें सहारा दिया था। पापा तो मुझसे कहने लगे कि अभी के अभी मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ और कोर्ट के ज़रिए मैं तुम्हें अंश से तलाक दिलवा दूंगा। लेकिन जब मेरी माँ को सब बात पता चला तो उन्होंने मुझे फ़ोन पर समझाया कि जोया जो हो गया उसे भूल जाओ। अब तुम्हारा पति अंश ही है और उसी को स्वीकार करो। जो रिश्ता तुम दोनों के बीच में बन चुका है, उसके बाद निखिल भी तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। और फिर अंश तुमसे मोहब्बत करता है, तुम्हारी मोहब्बत में ही उसने यह सब कुछ किया है। अपने दिल से निखिल को निकाल दो और अंश को दिल से स्वीकार कर लो। मैंने कहा, माँ, पर निखिल का इलाज कैसे होगा? भले उससे मेरा रिश्ता ना रहे, लेकिन निखिल का इलाज करवाना तो ज़रूरी है। वनीता आंटी आपकी सहेली भी तो है। माँ ने कहा, तुम्हारा गोल्ड चैन हमने बेचकर वनीता को पैसे दे दिया है और वनीता के पास कुछ पैसे थे, उसका इलाज हो जाएगा। मैंने सारी बात सुनकर फ़ोन काट दिया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और अब मैं बैठी सोच रही थी कि मुझे आगे क्या फ़ैसला करना चाहिए। क्या अंश को स्वीकार कर लेना चाहिए या फिर अपने पापा के साथ चली जाऊं और कोर्ट से अंश से तलाक ले लूं? आप लोग ही मेरी मुश्किल को आसान करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आगे मुझे क्या करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।